हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको PT 365 की 6वीं क्लास कराने जा रहा हूँ और ये आपकी लास्ट क्लास है। इसमें आपका इन्वायरमेंट का PT 365 खत्म हो जाएगा। इस हाईलाइटेड PDF को मैं टेलीग्राम के ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हो या फिर वीडियोज़ को भी 1.5x पे लगा करके सुन सकते हो। आपको रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहला टॉपिक हमें पढ़ना है लोकलाइज्ड वेदर फॉरकास्ट। खबरों में क्यों रहा है, पहले वो समझ लो कि पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराया गया है। IMD की जो एक्सपेंडेड सेंसर कवरेज है, इसके माध्यम से ये ग्राम पंचायत के लेवल पे जो स्थानीय मौसम का पूर्वानुमान होता है, मौसम पूर्वानुमान आप जानते ही होंगे, वेदर प्रेडिक्शन होते हैं, चक्रवात आनी है, तूफान आनी है, सूखा पड़ेगा, तमाम चीज़ें हैं, बारिश आना है। तो इस तरह के चक्रवात जो मौसम पूर्वानुमान है वो पहली बार ग्राम पंचायत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कराया गया है। तो 3 इसमें विभाग या मंत्रालय जो है वो इसमें जिम्मेदार थे इसके क्रियान्वयन के लिए, इसके एग्जीक्यूशन के लिए। तो पहला है आपका पंचायती राज मंत्रालय, IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, और तीसरा आपका है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। तो तीनों के सहयोग से स्थानीय मौसम पूर्वानुमान को यहाँ पे जो है पहल को लाया गया है। विशेषता इसकी है कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि ग्राम स्वराज, ग्राम मानचित्र, मेरी पंचायत जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर 5 दिन के लिए प्रति घंटे मौसम पूर्वानुमान जो है लगातार वहाँ पे दिए जाते रहेंगे। ठीक, वहाँ पे SMS अलर्ट की भी व्यवस्था है। चक्रवात, भारी वर्षा जैसे जो चरम मौसमी आपदाएं हैं उसमें जो पंचायत प्रतिनिधि होंगे उनको SMS अलर्ट भेजा जाएगा। और कुछ अन्य पहल भी हैं, जैसे कि विंड्स पहल है, कृषि परामर्श सेवाएं हैं और ग्रामीण कृषि मौसम सेवा प्रदान की जाती है। इसी से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं जो सुर्खियों में रही हैं, तो उनको आपको जानना है। क्या जानना है? कॉस इट फ्लोज। कॉस इट फ्लोज को बस इतना समझो आप कि ये है क्या। ठीक, तो केरल में 2 नदियां हैं, एक है पेरियार नदी, दूसरा है चालाकुड़ी नदी। इस नदी के घाटी में बाढ़ बहुत अधिक आते हैं। तो स्थानीय स्तर पे, लोकल लेवल पे जो बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए हाइपर लोकल डेटा, हाइपर लोकल मतलब होता है कि बहुत से छोटे से क्षेत्र के लिए मौसम की स्थिति को हमें जो जानकारी को पूर्वानुमान करना होता है, हाइपर लोकल। ठीक है, तो लोकल से भी मतलब हाइपर लोकल। तो वहाँ पे एक जो है डेटा को वहाँ पे एकत्र करने के लिए नई प्रणाली कॉस इट फ्लोज को शुभारंभ की गई है। ठीक है, कोच्चि स्थित इक्विनोक्ट द्वारा संचालित है, एक कम्युनिटी सोर्स मॉडलिंग सोल्यूशन प्रोवाइडर होता है। ठीक है, अब यहाँ बस जानना है कि कॉस इट फ्लोज है क्या, तो बस इतना ही आपको जानना है, बाकी चीज़ों को आप इग्नोर कर देना। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है सुर्खियों में क्यों रहा है। ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, DEWS। तो DEWS के आंकड़ों के अनुसार 2023 सितंबर में भारत के जो 30% जो भूमि क्षेत्र है उसमें अलग अलग स्तर का सूखा देखा गया है। ठीक है, 2023 का अगस्त महीना सबसे शुष्क अगस्त महीना था। ठीक है, मतलब अगस्त महीना जो था वो बहुत शुष्क था। अब मानकीकृत मृदा नमी सूचकांक के अनुसार अगर हम बात करते हैं, स्टैंडर्डाइज सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स के अनुसार, जो हमारा छत्तीसगढ़ है, बिहार है, जो भारत का महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, ये कई जिले जल संकट का सामना कर रहे हैं। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स में भी भारत के विभिन्न क्षेत्र है, वहाँ पे वर्षा की कमी बताई गई है। ठीक, तो अग्रिम सूखा चेतावनी प्रणाली है क्या? DEWS तो भारत का पहला रियल टाइम आधारित सूखा निगरानी प्लेटफॉर्म है। इसका संचालन कौन है? तो IIT करता है, IIT गांधीनगर की वाटर एंड क्लाइमेट लैब द्वारा इसका संचालन पूरा किया जाता है। ठीक है, तो जानना है कि हमें कि अग्रिम सूखा चेतावनी प्रणाली जो जो सूखा निगरानी प्लेटफॉर्म है, रियल टाइम बेस्ड, संचालन कौन करता है? IIT गांधीनगर। ठीक है, अब ऐसा मतलब पूरा ये अगर बात करें तो रीजनल और नेशनल लेवल पे जितने भी इसमें पार्टिसिपेट होते हैं ना, पार्टिसिपेट करते हैं लोग, उनका एक नेटवर्क भी होता है, जो भी एक्शंस होते हैं उसका कोऑर्डिनेशन करता है, रिलेवेंट जो जानकारियाँ होती, इन्फॉर्मेशन होती है उसको साझा करता है, और जो स्थानिक पैमाने पर सटीक, सामयिक, एकीकृत, इंटीग्रेटेड जानकारी प्रदान करने के लिए सारी चीज़ें काम करता है। ठीक है, जल आपूर्ति की पहचान, जलवायु जल आपूर्ति, इन सभी चीज़ों की पहचान करना, सूखे कहाँ घटित होंगे, कहाँ पे संभावना है, गंभीरता कितनी है, इन सारी प्रभाव कितने हैं, इन सभी चीज़ों पर ये काम करता है। ठीक, पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रेडिक्शन फॉर सर्विसेज PCAPS। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने आर्कटिक और अंटार्कटिका में मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए PCAPS परियोजना शुरू की है। PCAPS क्या है? तो आर्कटिक और अंटार्कटिका के मौसम, जल, बर्फ, जलवायु, इसके बारे में जानकारी को बढ़ाना, जानकारी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ये जो है पूरी परियोजना चलाई गई। ठीक है, ये जो पूरी यह परीक्षण प्रणाली है अर्थ सिस्टम मॉडल को विकसित करने और बेहतर पूर्वानुमान को सेवाओं को उपलब्ध कराने में मदद करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना है कि जो PCAPS है ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है WMO, इसका विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, अब
यहाँ पे ध्यान दो कि ये करता क्या है। WWRP जो इसका हिस्सा जो है ये PCAPS ये क्या है। तो यहाँ देखो WWRP साइंस फॉर सर्विस वैल्यू साइकिल अप्रोच के माध्यम से पृथ्वी की जो भी सिस्टम है, जो प्रणालियाँ हैं, उस पर रिसर्च को आगे बढ़ाता है। जितने भी चरम मौसम के इफेक्ट्स हो रहे हैं उसके बारे में बदलाव जितने आ रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं, उसमें चेतावनी प्रणाली में सुधार करने का ये काम करता है। अदर डिजास्टर रिलेटेड न्यूज़ हैं तो पहला टॉपिक है आपका पैरामीट्रिक बीमा। तो नागालैंड ने SBI जनरल इंश्योरेंस के साथ एक MOU किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया। इस हस्ताक्षर के साथ जो नागालैंड है वो आपदा जोखिम का ट्रांसफर जो होता है, स्थानांतरण होता है, पैरामीट्रिक बीमा समाधान DRTPS को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। तो पैरामीट्रिक बीमा होता क्या है, तो ये चीज़ समझो। पैरामीट्रिक बीमा ऐसा बीमा होता है जो वास्तविक नुकसान की भरपाई करने की बजाय, देखो ध्यान देना यहाँ पे, जो रियल नुकसान है उसकी भरपाई न करने की, उसके बजाय जो नुकसान पहुंचाने वाली किसी घटना के घटित होने पर बीमा धारक को सीधे भुगतान करता है। ठीक है, यहाँ ध्यान देना इस चीज़ को कि वास्तविक नुकसान की भरपाई न होने के बजाय बल्कि नुकसान पहुंचाने वाली किसी घटना, जैसे मान लो भूकंप आ गया, तो घटित होने पर बीमा धारक को सीधे भुगतान करेगा। घटना के घटित होने की संभावना को कवर करते हैं यहाँ पे, न कि रियल जो लॉस हुआ है या उसका मूल्यांकन या सत्यापन करते हैं। ठीक है, संभावना हुआ तो उस पर कवर करके उसमें जो है उसको पेमेंट होता है, किसको, बीमा धारक जो बीमा कराया होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ऐसा समझौता होता है जो कवर की गई पूर्व निर्धारित तीव्रता से, जैसे कि मान लो वर्षा की मात्रा इतनी होनी चाहिए, इसके बाद ये बीमा मिलेगा। अगर मान लो ये भूकंप की तीव्रता है, अगर 6 पॉइंट से अधिक आता है तो आपको ये बीमा का लाभ मिलेगा। तो ऐसी बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, पूर्व निर्धारित भुगतान करता है, इसीलिए इसको पैरामेट्रिक बीमा भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि भूकंप, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाढ़ जैसी सभी जो आपदाएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन R&R फंडिंग विंडो। NDRF और SDRF के तहत रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो पर गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस जारी किए हैं। तो R&R फंडिंग विंडो क्या है, तो गृह मंत्रालय ने 2022 में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष NDRF और स्टेट आपदा प्रतिक्रिया कोष जो SDRF उसके गठन और प्रशासन के लिए गाइडलाइंस जारी किए थे। अब इसे जो है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों पे बनाया गया है। ध्यान देना है इस पे कि 15वें वित्त आयोग। ठीक है, अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, तो जो आपदा प्रभावित राज्य हैं उसमें फाइनेंस के लिए जो भी गैप्स है ना उसको दूर करना है। रिकवरी के जो भी प्रयास हैं उसको बेहतर ढंग से क्या करना है, में समर्थन देकर के जितने भी आपदा राहत की फ्रेमवर्क्स हैं उसके भीतर संसाधनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी कौन सी होगी, तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नोडल एजेंसी होगा। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी आपदाएं कवर की गई हैं, गतिविधियां भी बहुत सारी हैं जो कि आवास शिक्षा संरचना वगैरह काम इसमें किए जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है फ्लड वॉच इंडिया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन का जो 2.0 संस्करण लॉन्च किया, दूसरा वाला संस्करण। इसमें 150 बड़े जलाशयों के साथ 592 बाढ़ निगरानी स्टेशनों की जानकारी भी शामिल की जाएगी। उस पहले कितना था, पहले मात्र 200 बाढ़ स्टेशन निगरानी स्टेशन से, अब उसको बढ़ा करके 592 कर दिया गया है। फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन के बारे में ध्यान देना हमें, इसे किसने तैयार किया है, तो केंद्रीय जल आयोग ने इसको तैयार किया है, CWC ने इसको तैयार किया। उद्देश्य क्या है कि बाढ़ की स्थिति से संबंधित जो भी जानकारी है और 7 दिनों तक बाढ़ के पूर्वानुमान उसको रियल टाइम में जनता तक पहुँचाने में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके उसे पहुँचाना है। ठीक है, बस इतनी बात है। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। हाल ही में जो IMD के प्रमुख हैं उन्होंने कहा कि भारत 5 देशों नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस इसकी आरंभिक चेतावनी प्रणालियां विकसित करने में मदद कर रहा है। 2022 तक भारत का यह जो प्रयास है UN द्वारा अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल का हिस्सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 देश नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस इसकी जितनी भी जो आरंभिक चेतावनी प्रणालियाँ हैं उसको डेवलप करने में वो मदद कर रहा है और अर्ली फॉर ऑल पहल का ये हिस्सा है। 2022 में UN द्वारा चलाया गया था ये पहल। तो इसका अर्ली फॉर ऑल पहल क्या है कि 2027 तक के अंत तक हमें जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसकी मदद से सभी देशों की जितनी खतरनाक मौसमी घटनाएं हो रही हैं, जलीय विविधताएं हैं और जलवायु परिवर्तन से जुड़े जितनी भी आपदा हो रही है उसकी रक्षा करना है। ठीक है, इसका नेतृत्व WMO और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए UNDRR द्वारा किया जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पे ध्यान देना कि इस पहल के तहत जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम के 4 स्तंभों को मजबूत करने के लिए 23 से 27 के बीच में 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के जो निवेश है उसका आग्रह किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, 4 स्तंभ मतलब कि बहुत सारे, जिसमें कि कितना आपदा जोखिम के बारे में ज्ञान प्रसार हो, पता लगाना है, चेतावनी का प्रसार करना है, निपटने की तैयारी और उसकी रिएक्शन कैपेसिटी कितनी है, इन सभी चीज़ों पर खर्च होगा पैसा ये। नेक्स्ट आपका आता है एक्सरसाइज एक। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय थल सेना की जो दक्षिणी कमान है उसके द्वारा तमिलनाडु में एक्या अभ्यास की जो है AIKYA एक्या अभ्यास की मेजबानी की गई। उद्देश्य क्या है कि आपदा की तैयारियों में सुधार करना और प्रमुख हितधारकों के बीच में मजबूत जो सहयोग उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, बहुत सारे जो टेक्नोलॉजी और विभिन्न क्षेत्रों में इनकी विशेषज्ञ थे उनकी राय ली गई इसमें। पूरा जो ये कहाँ पे हुआ, तो चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु में। ठीक है, सुर्खियों में रहे कुछ गठबंधनी संगठन। ठीक है, तो CDRI जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, CDRI, तो उसका CDRI जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली। ठीक है, तो हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन की अपनी 5वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत ने 2019 में UN जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में इसका शुभारंभ किया था। सदस्य 40 देश और 7 संगठन है क्या, तो राष्ट्रों और UN की एजेंसियों और बहुपक्षीय जितने भी डेवलपमेंट्स बैंक्स हैं, निजी सेक्टर, उसकी वैश्विक हिस्सेदारी है। उद्देश्य क्या है इसका कि जलवायु संबंधी जितनी भी आपदा जोखिम है उसको सहने वाली मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट्स को बढ़ावा देना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना है। ठीक है, अब CDRI द्वारा कुछ पहल भी शुरू की गई। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंस आइलैंड स्टेट, लघु विकासशील द्वीपों के लिए, जिसको मैंने ऊपर की क्लास में पढ़ाया भी था। DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म है, ICDRI है और इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस एक्सीलेटर फंड भी है, UNDP और UNDDR के सहयोग से स्थापित है। ठीक है, ये जो CDRI कुछ रिपोर्ट और सूचकांक भी जारी करता है, जैसे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट ये CDRI जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ रहा है ज्योग्राफी से संबंधित कुछ खबरें हैं, जैसे कि जो भूगोल से संबंधित जो खबरें होती हैं उसको इन्वायरमेंट में कुछ चीज़ों से लिंक करके वहाँ पे दिया रहता है। तो पहला हमें पढ़ना है अल नीनो और ला नीना। हर साल ये जो खबरें रहती हैं और पिछले साल भी मैंने इसको कराया था, इस साल भी इसको करना है। ठीक है, तो अल नीनो ला नीना क्यों खबरों में रहा है कि UN की एक संस्था है, नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अनुसार प्रशांत महासागर में अल नीनो की परिस्थितियाँ समाप्त हो गई हैं। अब इसकी जगह अल नीनो का जो दक्षिणी दोलन है ये उसके तटस्थ चरण ने ले ली है जगह। और ध्यान देना है कि जो अल नीनो की स्थितियाँ थी 2023 से बनी हुई थी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अल नीनो और ला नीना होते क्या हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अल नीनो। अल नीनो की घटना को सबसे पहले ना पेरू के मछुआरे थे, इन्होंने पेरू के तट पे जो है इससे दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने को रूप में इसको जाना था। ठीक है, तो स्पेन वासियों ने इसे अल नीनो कहा। क्या कहा, अल नीनो। इसका स्पेनिश अर्थ में, स्पेनिश जो भाषा उसमें अर्थ होता है छोटा लड़का। ठीक है, छोटा लड़का। तो जो यहाँ पे ध्यान देना है कि जल्द ही जो क्या हुआ कि अल नीनो शब्द का जो इस्तेमाल था वो जो तटीय सतह के जल था उसको गर्म होने के लिए गर्म होने के बजाय जो अनियंत्रित तरीके से जितने भी तीव्र जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज आ रहे थे ना, इसको वर्णन करने के लिए किया जाए। तो जो अल नीनो होता है एक नियमित रेगुलर चक्र नहीं होता, भविष्यवाणी इसकी हम लोग कर नहीं सकते। 2 से 7 वर्ष के अंतराल पे ये आता है अनियमित तौर पे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान दो कि तो इसमें समझो आपकी जो ये आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन। अब इसको यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा मान लो। ठीक है, ये मान लो आपका वेस्ट पैसिफिक, ये आपका हो गया ईस्ट पैसिफिक। ठीक है, अब वेस्ट और ईस्ट पैसिफिक में और ये आपका इक्वेटर हो गया। ठीक है, विषुवतीय। तो नॉर्मल टाइम में क्या होती है कि जो ट्रेड विंड्स होती हैं, द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो होती हैं ऐसे चलती हैं। ठीक है, और जो नीचे वाली जो ट्रेड विंड्स होती हैं उनकी दिशा ऐसे होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका वार्म वाटर होता है ना, तो इसको बहा करके यहाँ इस रीजन में ले आती हैं। ठीक, नॉर्मल टाइम में। तो यहाँ पे क्या आता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है और हैवी रेनफॉल होती है इस एरिया में, होती है ऑस्ट्रेलिया और जो हमारे पूरा भारत वगैरह का साउथ ईस्ट एशिया का जो रीजन्स है। ठीक है, लेकिन जहाँ ही अल नीनो आता है, ये पूरा जो आपका वार्म वाटर है वो कहीं ना कहीं ये जो इधर ना आकर के बल्कि यहाँ पे जो है कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये अमेरिका, साउथ अमेरिका के इस कोस्ट पे। अब इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो है ना इस रीजन में सूखा पड़ता है। ठीक, यही है आपका अल नीनो। अल नीनो की घटना यही है।
तो उसी तरह से लानीना में क्या होता है कि जो ईस्ट से वेस्ट जो फ्लो करने वाली ट्रेड विंड्स होती है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, और ऐसे में जो भी आपका वार्म वाटर होता है वो कलेक्ट होने लगता है इस रीजन पे, और यहाँ पे क्या होता है अपवेलिंग की स्थिति हो जाती है। अपवेलिंग की स्थिति होती है तो यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर कम हो जाता है, और ऐसे में जो भारत में बारिश वगैरह होती है, जो ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पे बारिश काफ़ी मात्रा में होती है। तो सामान्य से आप जानकारी रखो कि जहाँ जब बारिश होगी तो वो हो गया लानीना। अल नीनो में सूखा पड़ने की स्थितियाँ होती हैं, ठीक है। तो अल नीनो और ला नीना की जो निगरानी होती है अनेक प्रकार के जो एनजीओ हैं, तमाम जो अन्य संस्थाएं हैं वो करते रहते हैं, ठीक। उसी महासागरीय नीनो सूचकांक भी होता है, उसको बोलते हैं ONI, ठीक है। अल नीनो का प्रभाव पड़ता है महासागर पे भी, जैसे अल नीनो के जो समुद्र का तापमान, समुद्र की धाराएं होती हैं, तटीय मत्स्य पालन होता है, ये तमाम मौसम को प्रभावित करता है। वर्षा में जो होती है, गर्म जल के सतह पे बहाव से वर्षा में वृद्धि होती है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। और कहाँ पे होती है? दक्षिण अमेरिका में वर्षा में भारी वृद्धि होती है, तटीय अपर्दन, बाढ़ वगैरह की स्थितियाँ आती रहती हैं इस वाले रीजन्स पे। कब होता है? अल नीनो में, ठीक है। बाढ़ और सूखे कारण रोग भी होते हैं, कभी इसके पॉजिटिव प्रभाव भी हैं, इसके नेगेटिव प्रभाव भी हैं, ठीक। उसी तरह से लानीना होता है। लानीना का जो अगर बात करें तो लानीना में जो होता है लानीना, ठीक है। लानीना का अर्थ होता है छोटी लड़की, कभी कभी इसको शीत घटना भी बोल सकते हैं। अब इसके वजह से होता क्या है कि जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में जो होता है ठंडे जल से समान से ठंडे जल कारण स्थितियाँ होती हैं, और यहाँ पे लो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो है हैवी रेनफॉल्स की स्थितियाँ आती हैं, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट इसका है एस्पेक्ट। अब लानीना का प्रभाव ये होता है कि यूरोप में जो अल नीनो होता है वो शरतकालीन तूफानों की संख्या कम करता है, ठीक है। लानीना के कारण जो उत्तरी यूरोप है उसमें कम सर्दी और दक्षिणी यूरोप में अधिक सर्दी पड़ती है, और इसी कारण जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र होता है उसमें बर्फबारी भी होती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे अधिक स्थितियाँ इसकी जो है महसूस की जाती हैं, और यहाँ पे दक्षिण अमेरिकी देश जो पेरू और इक्वाडोर है वहाँ पर लानीना जो होता है वो सूखे का कारण बनता है। बताया ना मैंने कि यहाँ पे सूखे पड़ेंगे, यहाँ पे अपवेलिंग की स्थिति जब पैदा होगी तो सूखा पड़ता है, ठीक। ये चीज़ें हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ भी आती है, ठीक है। महाद्वीपीय जो द्वीप होते हैं, महाद्वीपीय जो एशियाई द्वीप है, चीन वगैरह है, यहाँ पे भारी बारिश यहाँ पे देखी जाती है। तो बताया इसमें क्या है कि अल नीनो दक्षिणी दोलन के तटस्थ चरण ने इसकी जो है जगह ले ली है। कहाँ पे? तो प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थितियाँ समाप्त हो गई हैं, और इसका जो अल नीनो का दक्षिणी दोलन का तटस्थ चरण है उसने यहाँ पे उसका अपना तीसरा चरण होता है, 2 चरण में होता है, तो उसको तटस्थ चरण जो है उसने अपना जगह ले लिया है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि अल नीनो क्या है, तो वो बताया गया इसमें। क्राइस्ट चाइल्ड भी कहा जाता है इसमें। भारतीय मानसून में बहुत कम वर्षा होती है लानीना में, यहाँ पे विपरीत प्रभाव होता है, बेहतर मानसून होता है, और सर्दियों में ठंड भी अधिक पड़ती है। वही चीज़ें यहाँ पे आसान भाषा में बताई गई हैं। नेक्स्ट आपका आता है नॉर्वेस्टर। सुर्खियों में क्यों रहा है कि भारत जो है नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए अपना पहला अनुसंधान परीक्षण फैसिलिटी विकसित करने पर काम कर रहा है। नॉर्वेस्टर होते क्या? स्थानीय पवनें होती हैं, गर्मी में भारत के पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स में जो होता है क्या है उसको प्रभावित करती हैं, और जो त्वरित झंझा है, थंडर स्टॉर्म्स की घटना यहाँ पे घटित होती है। इसको हम लोग बंगाल में स्थानीय रूप से काल बैसाखी बोलते हैं, असम में बारदोली छीड़ा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहीं पर जो इसका कंट्रोल सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा, तो इसका कंट्रोल सेंटर उड़ीसा के भद्रक जिले के चांदबली में स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी। इसमें IMD है, IITM है, और इसी तरह से जो है आपका नई दिल्ली में राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र है। इन सारी फैसिलिटी का मिलकर विकास करेगा क्या कि जो भी पूर्वी भारत में बड़े इलाके हैं वहाँ पे जितने भी थंडर स्टॉर्म्स हैं, तड़ित झंझा, उसका अध्ययन करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक। नॉर्वेस्टर का कुछ प्रभाव भी पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान देना है। अब कुछ अन्य स्थानीय पवनें हैं जो कि इनका नेगेटिव इम्पैक्ट बताया गया है, तो ध्यान दो। लू जो होता है मई और जून के महीने में उत्तरी और पश्चिमी भारत में दिन भर चलने वाली गर्म शुष्क पवनें होती हैं। आंधी, काली आंधी के नाम से जानते हैं इसको, मानसून से पहले बहती है। आम्रवृष्टि जो होता है मानसून के पूर्व स्थानीय स्तर पर वर्षा करने वाली जो पवनें होती हैं। केरल और कर्नाटक में जल्दी वर्षा शुरू होती है इसके चलते। ब्लॉसम सावर, केरल के आसपास गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून के पहले वाली वर्षा केरल ब्लॉसम सावर है। एलिफेंटा, सितंबर अक्टूबर के महीने में मानसून के बाद भारत में जो मालाबार तट है इसमें, ठीक है, यहाँ पर चलने वाला जो आपका तेज और दक्षिणी पश्चिमी पवनें हैं, ठीक है, यह चीज़ है। अब आता है नेक्स्ट आपका हिंद महासागर में समुद्र के भीतर के स्ट्रक्चर। हाल ही में हिंद महासागर में एक सी माउंट और 2 रिज नामक, एक अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज इसका नाम रखा गया है। इन नामों को नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग ने इसको मंजूरी दी है। ये स्ट्रक्चर जो है वो दक्षिण पश्चिमी भारतीय रिज के समान है। खोज किसने की है? तो राष्ट्रीय ध्रुवी और समुद्री अनुसंधान केंद्र ने इसकी खोज की है, ठीक है। बस इतना ही आपको जानना है।
नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो ये यूएन के पर्यवेक्षण का दर्जा इसको प्राप्त है। और ये करता क्या है? तो ध्यान देना है, हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल चार्ट बनाने में अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में इसको मान्यता मिली और यही काम करता है। ठीक है। अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग आईओसी क्या है? तो इसको 1961 में स्थापित किया गया था। समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये बातें हैं। नेक्स्ट आपका आता है जियो पार्क। यूनेस्को ने 18 नए जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल होने को मंजूरी दी है। अब जियो पार्क की कुल संख्या 213 हो गई है, सभी 48 देशों में स्थापित हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो जियो पार्क यहाँ पे शामिल किए गए हैं वो है, तो समझते हैं पहले जियो पार्क होते क्या हैं। ये गैर लाभकारी जियो पार्क नेटवर्क होते क्या हैं, ये चीज़ समझो। ये तो बताया गया जियो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क के बारे में। यूनेस्को का जो ग्लोबल जियो पार्क है, इसकी कॉन्सेप्ट 1990 में यहाँ पे आई थी। ठीक है, अब इसकी स्थापना 2015 में जाकर हुई। ऐसे एकल और एकीकृत भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, इंटीग्रेटेड, ये पूरा जियोग्राफिकल एरिया होता है जहाँ इंटरनेशनली इंपॉर्टेंस के जो भूवैज्ञानिक परिदृश्य हैं उसको कंजर्वेशन, एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एकदम कंसेप्ट, ये सारी चीज़ों को समग्र रूप से मैनेज किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन कौन करता है? तो जो राष्ट्रीय कानून जो भी हर देश का होगा उसके तहत वैधानिक संस्था जो होती है, विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था होती है, उसके द्वारा इसका पूरा मैनेजमेंट होता है। 4 साल की अवधि के लिए दर्जा दिया जाता है, फिर इसके बाद मूल्यांकन से बाहर किया जाता है। अगर वो पूरा इसका मानदंडों पे खरा नहीं उतरता तो फिर इसका मैंने हर 4 साल पे इसका मूल्यांकन होता है, 4 साल के लिए ही होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क ये जो है गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय संघ है, 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं कि हाल ही में जो जियो पार्क शामिल किए गए हैं कौन सा है? लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनोज पोलैंड का, इम्पैक्ट क्रेटर झील फिनलैंड का और उबेराबा ब्राज़ील की झील। ठीक है, तो ये 3 जो हैं वो आपके जियो पार्क्स यहाँ पे शामिल किए गए। कुछ शब्दों जो हैं वो सुर्खियों में रही, जो शब्दावलियाँ और कॉन्सेप्ट्स हैं वो जानना है हमें। तो हाल में एक अध्ययन हुआ, इस बात पे प्रकाश डाला गया कि जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें नदी जनित बाढ़ है, उसके लिए वर्षा और मिट्टी की तुलना में मिट्टी की नमी की तुलना में जो बेस फ्लो है ना वो अधिक जिम्मेदार है। बेस फ्लो क्या होता है? एक जलधारा ही होती है। अब देखो, इस तरह का जलधारा का निर्माण क्या होता है? वर्षाकरण होता है। वर्षा का जो जल होता है मृदा में रिस कर नीचे जाता है। ठीक है, और वही जल जो होता है अंततः मृदा से होते हुए क्या होता है? नदी में जाकर मिलता है। अब जब भूजल का पानी ऊपर बढ़ता हुआ नदी के तल तक जब पहुंचता है तो भूजल नदियों के जल में जाकर मिल जाता है। इससे क्या होता है कि नदी में जल की मात्रा बढ़ जाती है। सरल शब्दों में बोल दें तो बेस फ्लो, मैंने एक बार आपको पढ़ाया भी था मंथली मैगजीन्स में इसको, कि जब बेस फ्लो होता क्या है कि मान लो एक यहाँ पे एक कोई ऐसी स्ट्रक्चर हो गई जियोग्राफिकली, जो ऐसे बन गया कि वहाँ से पानी रिस रहा है, ज़मीन के अंदर जा रहा है, बेस यानी ज़मीन का ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ा और ये नदी से जाकर ये नदी जा रही है। अब जब ये ग्राउंड वाटर वाला पूरा एरिया जाकर नदी में जब मिल गया तो इसका नदी का ऑटोमेटिक पानी बढ़ जाता है। तो यही बेस फ्लो जो है ना, कि भारत में देखें तो प्रायद्वीपीय भारती में नदी जो जनित बाढ़ आ रही है उसके लिए बेस फ्लो अधिक जिम्मेदार है। इसके लिए बहुत सारे कारक होते हैं बेस फ्लो को इन्फेक्ट करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स। तो भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान द्वारा हाल ही में किए गए स्टडी ने ज्वालामुखी से इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स के निर्माण के बारे में पता लगाया। तो ईपीबी क्या है कि इक्वेटोरियल आयनोस्फीयर में देखे जाते हैं आयन मंडलीय प्लाज्मा के घनत्व में होने वाली कमी को दर्शाते हैं और मुख्य रूप से सूर्यास्त के बाद की अवधि में बने रहते हैं। ठीक है, ये ज्वालामुखी उद्गार से प्रबल वायुमंडलीय गुरुत्वाकर्षण तरंगें होती हैं और इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स के निर्माण को उसको एक्टिव कर देती हैं। इसको आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो ये है कि, तो ये क्या है, एक आयन मंडलीय घटना है। आयन मंडल में ये होता है, घटना है रात के समय पृथ्वी का जो भूचुंबकीय भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा, ये बीच जो भूमध्य रेखा है, इसी के आसपास जो आयन मंडल ऊपर सतह पे आयन मंडल उसी के आसपास बनता है और ये क्या होता है? प्लाज्मा के इनस्टेबिलिटी के कारण बनता है और ये क्या करती है? रेडियो वेव्स को प्रभावित करती है, जीपीएस का जो प्रदर्शन उसको खराब करती है। ठीक है, यही बातें इसमें है मुख्यतः। पृथ्वी से भूमध्य रेखा से 15 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री दक्षिण तक इसके फैलने की संभावनाएं होती हैं। ठीक है, सामान्य सी सिंपल सी भाषा में ये मैं आपको बता दिया। अब आता है एटमॉस्फेरिक रिवर्स। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडलीय नदियों के तीव्रता और आवृत्ति में जो है वो वृद्धि हो रही है। इसके कारण इसकी वृद्धि अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का कारण बन रही है और मौसम के पैटर्न को खराब कर रही है। एटमॉस्फेरिक रिवर क्या है? वायुमंडलीय नदियों को फ्लाइंग रिवर बोलते हैं। ठीक है, वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबे और संकीर्ण क्षेत्र होते हैं जो अधिकांश जलवाष्प को क्या करते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बाहर ले आते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? एक्सोट्रॉफिकल साइकिल प्रणाली का हिस्सा होते हैं वायुमंडलीय नदियाँ
और ये चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर ताप और आर्द्रता का परिवहन करते हैं। पृथ्वी पर ताजे जल के सबसे बड़े परिवहन तंत्र के रूप में इसको माना जाता है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों तक जो है 90% आर्द्रता के स्थान ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार होते हैं ये। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव लीप सेकेंड। शोधकर्ताओं के अनुसार बर्फ के पिघलने में वृद्धि के कारण नेगेटिव लीप सेकेंड जोड़ने की आवश्यकता में विलंब हो सकता है। गौरतलब है कि अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में बर्फ पिघलने के कारण पृथ्वी की घूर्णन गति में कमी आई है। नेगेटिव लीप सेकेंड क्या होता है कि पृथ्वी का जो घूर्णन होता है तो उसमें उसको एडजस्ट करने के लिए जो होता है ना, वह कुछ सेकेंड घटाया जाता है। जब पृथ्वी तेजी से घूर्णन कर रही होती है तो दिन की अवधि कम होती है, तो ऐसे में उसको कुछ घटाते हैं। पॉजिटिव में जब एक जोड़ते हैं, जब पृथ्वी गति धीमी हो जाती है तो ठीक है। अब तक एक भी बार नेगेटिव जो है लीप सेकेंड नहीं जोड़ा गया, 27 बार पॉजिटिव लीप सेकेंड जोड़े जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बातें हैं, आपको ध्यान देना इसमें। अब आता है नेक्स्ट आपका टॉपिक है जीरो शैडो डे। बेंगलुरु में एक दुर्लभ खगोलीय घटना दर्ज की गई जिसे जीरो शैडो डे के नाम से जाना जाता है। जीरो शैडो डे तब होती है जब सूर्य सिर के ठीक ऊपर एक सीध में आता है और कोई भी परछाई नहीं बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पिछले साल भी मैंने कवर किया था। ठीक है, तो ये घटना वर्ष में 2 बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में घटित होती है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, अलग यहाँ पे बिल्कुल भी सूर्य सिर के ऊपर ऐसा रहे कि कोई शैडो बनती नहीं है, तो उसी को बोलते हैं जीरो शैडो डे। अब आता है ब्लू होल। शोधकर्ताओं के अनुसार ये तामजा ब्लू होल दुनिया के सबसे गहरा ब्लू होल्स है, मैं इसको कराया भी हूँ। और ये युकाटन प्रायद्वीप है। युकाटन प्रायद्वीप को आप मैप में देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। युकाटन प्रायद्वीप के पूर्व हिस्सा है, वहाँ पे मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी है, और चेतुमल खाड़ी को आप मार्क करना, ऐसे मैपिंग करके जो है, जो भी खबरों में रहे स्थल हैं उनको देखना है आपको, तो उसमें स्थित है। अब ब्लू होल्स होते क्या, पानी के भीतर गुफाएं होती हैं। गुफाएं समुद्री तल के नीचे बनी होती हैं। ठीक है, अब ऐसी तटीय क्षेत्र में होती है जहाँ पे जो चट्टान उसका यहाँ पे डिग्रेड होता रहती है चट्टानें, तो वहाँ से ही बनती है। ब्लू होल तब बनता है जब समुद्र का पानी चट्टानों की दरारों से रिस करके चट्टान के भीतर जो घुलनशील खनिज है वहाँ तक पहुँच जाता है, और इन खनिजों के घुलने से उस जगह पे सिंक होल बन जाता है, समय के साथ काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो कुछ ब्लू होल्स का एग्जाम्पल है ड्रैगन होल साउथ चाइना सी में, ग्रेटर ब्लू होल बेलीज के पास। बेलीज कहाँ है, मार्क करना आप मैपिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द हाफ ब्लू होल यहाँ पे मिस्र में है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप को भी आप बार बार देखना क्योंकि ये खबरों में है अभी भी। ठीक है, हीट डोम। यूएसए के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों के कई शहरों में हीट डोम नामक मौसमी परिघटना कारण हीट वेव देखा गया है। हीट डोम क्या होती है, मौसमी घटना होती है, वायुमंडल में हाई प्रेशर का एक जो है डोम या गुंबद रूप ले लेता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हाई प्रेशर जो क्षेत्र है उसके ऊपर उठ रही हवा को ऊपरी वायुमंडल से बाहर निकालने से रोककर जमीन की ओर ढकेलता है, जमीन पर तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, अब आता है इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम, इंडोस। तो हाल ही में भारत और अमेरिका ने इंडोस को पुनः एक्टिव करने का निर्णय लिया है। कोरोना महामारी के बाद यह निष्क्रिय में था। तो इंडोस क्या है, खुले समुद्र में 36 मूर्ड बोयों का एक नेटवर्क है। ठीक है, मौसम पूर्वानुमान के लिए HD वाले ह्यूमन महासागरीय और वायुमंडलीय डेटा को एकत्रित करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। मूर्ड बोयो क्या है, समुद्र विज्ञान में यूज होने वाला एक डिवाइस है। एक निश्चित स्थान पर इसको स्टैब्लिश किया जाता है, इसमें लगे सेंसर डेटा को एकत्रित करते रहते हैं। ठीक है, बस इतना समझो आप। रिंग उडाइट महासागर। शोधकर्ताओं की टीम ने जल के एक विशाल भंडार रिंग उडाइट महासागर की खोज की है। पृथ्वी से सतह से 700 किलोमीटर नीचे मेंटल में स्थित है। रिंग उडाइट महासागर पृथ्वी के जो मेंटल है ना, उसमें रिंग उडाइट नामक खनिज है, उसमें मौजूद जल का विशाल भंडार है। नीले रंग का चमकीला खनिज है यह, और इसका निर्माण पृथ्वी के जो मेंटल है उसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कारण होता है। ठीक है, अब यह जो रिंग उडाइट महासागर के बारे में बताया, यह उल्का पिंडों में सबसे अधिक उच्च दबाव में बनने वाले खनिजों में से एक होता है। ठीक है, तो ये बातें हैं। पृथ्वी के नीचे जो है यहाँ पे खोजा गया है रिंग उडाइट महासागर, 700 किलोमीटर नीचे मेंटल में है, मेंटल में। ठीक है, अब पृथ्वी की मेंटल परत की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो वैज्ञानिकों ने अमेरिकी पोत जोइट्स रिजोल्यूशन का उपयोग किया और अटलांटिक मैसिव से लगभग 1.2 किलोमीटर गहराई में ड्रिलिंग की, खुदा यहाँ पे ड्रिल किया, और 201 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग करने में पहले से सफल रहे थे। बाद में अब जो है 1200 मीटर तक जो है उसने ड्रिलिंग की है। ठीक है, यानी 1.2 किलोमीटर तक। ठीक, अब यह ड्रिलिंग क्या थी, अंतर्राष्ट्रीय महासागर खोज कार्यक्रम के तहत की गई थी। भारत इसका फंडिंग पार्टनर है। ठीक, तो पृथ्वी की अगर मेंटल परत के बारे में बात करें जहाँ पे ये खोजा भी गया है, क्या रिंग उडाइट महासागर, तो मेंटल परत सिलिकेट चट्टानों से निर्मित है। पृथ्वी के आयतन की 80% ये परत है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर में बीच में वाली परत है, और क्रस्ट और निचले कोर के बीच में, क्रस्ट और कोर के बीच में ये स्थित है। ठीक है,
मेंटल परत के चट्टानों पर पहुंचना कठिन होता है, क्योंकि जो है यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें बहुत सारे लेयर्स है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो है पहुंचना काफ़ी अधिक जो है कठिन होता है। आइसोस्टे, भू संतुलन या समस्थिति की बात हो रही है यहाँ पे। तो हालिया अध्ययन में जो भू संतुलन, इसकी वजह से पठार और जो एस्करपरमेंट है, लंबी और खड़ी ढलान, उसमें नई स्थलाकृतियों की निर्माण की व्याख्या की गई है। भू प्रॉपर्टी के खंड और मेंटल के बीच में संतुलन होता है, उसको बोलते हैं भू संतुलन, ठीक है। कोई बल नहीं होता है, बल्कि एक एडजस्टमेंट की प्रोसेस होती है, गुरुत्वाकर्षण को बनाए रखता है। और ये पूरा जो है भू संतुलन, ये कहीं ना कहीं मास को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है, एनर्जी का इस्तेमाल करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, बाकी चीज़ें इसमें जो तो इंपॉर्टेंट था ऊपर हमने करा दिया। ये अब इसलिए है कि चूँकि ये टर्म्स खबरों में है, और टर्म्स में अगर स्टेटमेंट कोई बन जाए तो फिर आपको दिक्कत कर देगा, इसलिए सब कुछ जानना जरूरी होता है, ताकि कुछ भी आपके मन में शंका ना हो कि कुछ हमने छोड़ दिया है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील की चट्टानों पर शोध में पता चला कि जो पीरियड्स मतलब है कल्प के दौरान, एडियाकरण कल्प के दौरान पृथ्वी की जो चुंबकीय क्षेत्र था वो कमज़ोर हो गया था, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र के ध्यान दें, पृथ्वी एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र से घिरी हुई है, जो चुंबक मंडल नामक क्षेत्र का निर्माण करता है। ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, पृथ्वी के बाहरी कोर में जियोडायनेमो प्रक्रिया द्वारा ये बना, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं। अब चुंबकीय ध्रुव दो ध्रुवी बनाता है, एक है उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, दूसरा है दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, ठीक है, ये बातें हैं। अच्छा, अब इसमें आता है कि नेक्स्ट आपका आता है, ध्यान दो कि चुंबकीय ध्रुव व्युत्क्रमण क्या है। तो पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले बल है, उसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं, इससे इसकी प्रबलता में परिवर्तन भी हो रहा है, ठीक है। इसके जो ध्रुव व्युत्क्रमण होता है तो उसके चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, लेकिन विलुप्त होता नहीं है, ठीक है, ये बातें हैं। कोल्ड लावा, फिलीपींस में माउंट कनलाउन में उद्गार होने वाले ठंडा लावा जो था वो सड़कों पे बह निकला। लावा को जो है, ठंडे लावे को इंडोनेशिया की भाषा में लहर बोलते हैं। हमारे यहाँ लहर किसको बोलते हैं? समुद्र या पानी के लहर को लहर बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे ठंडे लावा को इंडोनेशिया में बोलते हैं, इंडोनेशिया की भाषा में, ठीक है, ये बात है। पृथ्वी का उष्मा बजट है ये आपका, ये आपको जो है पढ़े होंगे, इसमें ज्योग्राफी के टॉपिक्स है आपका, फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की ज्योग्राफी वाली में आपने उष्मा बजट में देखा होगा। तो नासा ने प्री फायर पोलर रेडिएंट एनर्जी इन फ्रॉम इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 क्लाइमेट सैटेलाइट में से एक को लॉन्च किया। अब यह मिशन बताएगा क्या कि आर्कटिक और अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है वो अंतरिक्ष में कितनी उष्मा को विकृत करते हैं, और यह उष्मा विकिरण जलवायु को कैसे प्रभावित करती है पृथ्वी की, ठीक है। तो उष्मा का बजट क्या होता है? तो सूर्य से पृथ्वी पर जितनी उष्मा की मात्रा आती है और पृथ्वी से अंतरिक्ष में जितनी उत्सर्जित होती है उष्मा की मात्रा, उसके बीच में बैलेंस कितना है, इसी को उष्मा बजट यहाँ पे बताया जाता है, उष्मा बजट में, ठीक है। अब उष्मा बजट के असंतुलन के लिए जो भी फैक्टर जिम्मेदार हैं वो फैक्टर ध्यान दो। ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन परत की मोटाई में कमी आ रही है, ठीक है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जलवायु परिवर्तन है, इन सभी चीज़ों से जो है परिवर्तन आ रहा है। तो जो ये इंपॉर्टेंट हमें जानना है वो समझो, नासा का जो प्री फायर मिशन है, प्री फायर मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो प्री फायर मिशन किसका है? तो नासा का है। इसने 2 क्लाइमेट सैटेलाइट में से एक को लॉन्च कर दिया। अब यह जो लॉन्च किया है वो क्या बताएगा कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में कितना उष्मा विकृत करते हैं रीजन्स, और कितना जो है ये जो विकिरण है उष्मा का वो जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। ये आप देख रहे होंगे, लघु तरंगों द्वारा सौर विकिरण और दीर्घ तरंगों द्वारा पृथ्वी का विकिरण जो है ये होता है, ठीक। तो इसको आप ये आपका जो है पढ़े ही होंगे, इसमें ज्योग्राफी में इसमें टाइम नहीं लॉस करना है, इसको आप देख लेना फिजिकल ज्योग्राफी में दोबारा भी। कड़क्कल, मौसम एजेंसियों ने केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में कलकाडल परिघटना की आशंका के बारे में अलर्ट जारी किया। कलकाडल, ठीक है, कलकाडल क्या है? तो भारत का दक्षिण पश्चिमी तट है, उस पर मोहर्मी जो स्मॉल स्वेल वेव्स जो होते हैं, मोहर्मी तरंग जो होते हैं, ये एक जो यांत्रिक या सतही गुरुत्वाकर्षण तरंगों की श्रृंखला होती है, और स्थानीयकरण के कारण नहीं बल्कि दूर के तूफान के कारण जो होते हैं ये उत्पन्न होते हैं। तो मोहर्मी तरंगों को ऐसे किया हुआ है कि मानसून पूर्व या मानसून पश्चात मौसम में आने वाली तटीय बाढ़ है, ठीक है। तो ये अलर्ट जारी किया किसमें? केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में मौसम एजेंसियों ने किसकी? कलकाडल घटना की। अब ये कलकाडल होता क्या है? तो जो वही बताया कि कहीं दूर, कहीं मान लो तूफान या कुछ ऐसा जलवायु परिवर्तन संबंधी कारण उत्पन्न हुए, तो वहाँ से क्या होता है, यांत्रिक तरंगे जो होती हैं एक तरह से, या गुरुत्वाकर्षण तरंगों का वेव्स जो होती है वो निकलती हैं, और उसी के कारण से जो है मौसम तटीय बांध जो बाढ़ आता है उसको बोलते हैं कलकाडल। और ये जारी हुआ है, एजेंसियाँ जारी किया अपना अलर्ट कहाँ पे? केरल में और तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये खबरों में था, यहाँ पे याद रखना कि कलकाडल क्या होता है। अब यहाँ आपका ख़त्म होता है ज्योग्राफी का PT 365। कुछ खबरें जो हैं वो रही हैं
प्लेसेस इन न्यूज। तो अब ये आपको पढ़ लेना है, इसमें मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है एनजीटी, शरावती नदी जो है इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो हरिंदवती, यनहोल, नागोडी। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछता है, यूपीएससी खुद पूछ ही देता है कई बार नदियों के बारे में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको नोट करना है, इसको अब रोज़ पढ़ना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है जो खबरों में रहे हैं। अब यहाँ पे बांध बताया गया है, पेरियार नदी खबरों में क्यों रही, ठीक है। तो एक बारहमासी नदी है। अब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसको आपको मैप में देखना है, बांध कौन से हैं। इसी तरह से नोयल नदी है, नोयल नदी किस लिए न्यूज में रहा, ठीक है। इसका कावेरी की सहायक नदी है, पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को देखना है मैप में। सुबनसिरी नदी आप जानते होंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, किसकी सहायक नदी यह है, ठीक है। मैपिंग इसको आप देख लेना। जियाधल नदी, अब ये जलवायु परिवर्तन कारण ये है नदी न्यूज में थी। अब इसकी जो नदी खबरों में क्यों रही है, इसके सहायक नदियाँ क्या हैं। तीजू जुंगदी नदी है, इसकी कौन सी लोकेशंस हैं। अब ये ध्यान देना है कि नागालैंड की तीजू की सबसे बड़ी सहायक नदी है जुंगकी। इसी तरह से ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो ये जो नदियाँ हैं, इसी तरह से कुछ अन्य स्थल जो खबरों में, जैसे उमलिंग दर्रा, इसी तरह से मुल्ला पेरियार बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्ला पेरियार बांध बार बार ये खबरों में रहा। फिर प्रोमनेट समुद्री तट पुडुचेरी, सियांग घाटी और आपका लिपुलेख दर्रा, भूटिया समुदाय के यहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये तो भारत में जो कुछ खबरों में रहे स्थल सुर्खियों में। और इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे सीन नदी है, ठीक है, नरवा नदी है, यूराल नदी है। यूराल नदी का आप लोकेशन देखो, अरल सागर को लोकेशन देखो आप, ठीक है। इसी तरह से आप तुर्काना झील को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करीबा झील और यहाँ से फिर जो है कौन कौन सी नदियाँ इसके आसपास हैं, ठीक है। जाम्बेजी नदी को आप देख सकते हो। फिर पैंटानल आर्द्रभूमि, काउरी झील, आपको ये देखना है। हम्बोल्ट ग्लेशियर को देखना है। अब जब आप करीबा झील को देख रहे हो तो आसपास के अन्य जो झील हैं किस में, अफ्रीका में, इसको आप मैप में देख लेना। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड तरीके से चीज़ें ये कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। ज्योग्राफिकल फीचर्स में देखें तो बटांगे या बाटागाई का क्रेटर जो है, अफार ट्रायंगल, अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट का लोकेशंस क्या है, किस जगह पे से है ये, माउंट एरेसबस कहाँ पे है। इसी तरह से अंटार्कटिका, मरकरी आइलैंड, कांगो बेसिन, ये खबरों में क्यों रहा है, ठीक है। ये इसको आप देख सकते हो। इसी तरह से सुर्खियों में कौन कौन से देश हैं, जैसे पनामा सिटी है तो पनामा का पूरा मैपिंग देख लो आप। चीन को पूरा मैपिंग देख लो। ये पीली नदी क्यों निकलती है, इसको देख लो आप। पीली नदी का जो रंग पीला क्यों है, इसको आप समझने की कोशिश करना। यूनाइटेड किंगडम है, कोलंबिया है, बगोटा इसके कैपिटल है, ठीक है। इसी तरह से डेनमार्क है, मलेशिया है, तो मलेशिया के जो रीजन्स है उसको देख लो। इंडोनेशिया का जो भी द्वीप है उसका स्ट्रक्चर नॉर्थ से ईस्ट का देख लेना आप, ठीक। तो ये चीज़ों आपको देखना भी है। सुर्खियों में जो स्थल हैं जो आपदा में वहाँ पे रहे उनको देखना है। तो ये सभी चीज़ें आप देखोगे खुद से तो ये कवर हो जाएंगे। इसके नीचे अब क्या है, जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, जैसे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको मैपिंग सब दिया हुआ है इसमें, इसको आपको देखना है। गुरु घासीदास कहाँ पे है, किस किस स्टेट में है, ये चीज़ें आपको खुद से याद करने के लिए हैं। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में कई बार मेढक वगैरह नई प्रजातियाँ पाई गई हैं। तो बस यही है, अब आपको कुछ नहीं, इसमें मैं समझाने वाला कुछ भी नहीं है, पढ़ाने वाला। बस आपको यहाँ पे बार बार इसको रिवीजन करना है। और ये एक दिन का नहीं है, इसको कम से कम 2 से 3 दिन या 4 दिन या डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा करके एक एक पेज याद करोगे तो याद हो जाएगा। इस तरह से आपका PT 365 में जो पढ़ाने वाली चीज़ें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब उसमें से कुछ भी नहीं बचा है। ये आपका हाईलाइटेड PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और चाहोगे तो आप वहाँ पे विजनस के साइट पे भी ये PDF अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा वो हाईलाइटेड होगी, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। और जो भी प्लेसेस इन न्यूज है, जो पूरा स्पीसीज़ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी प्लेसेस न्यूज है, इन सभी चीज़ों को आपको खुद से बार बार करना है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ तो है नहीं, ये एक तरह से रट्टू तोता जिसे पढ़ना होता है, ठीक है। मैपिंग देखकर इसको पढ़ना आसानी से आएगा, ठीक है। धन्यवाद।